नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश मना रहा ब्लैक डे। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आपातकाल अटैक। लगातार किए 4 ट्वीट। पीएम ने कहा, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, संविधान को रौंदा, वो संविधान के लिए ना दिखाए प्रेम। पक्ष विपक्ष में नहीं बनी बात। लोकसभा के इतिहास में पहली बार होगा अध्यक्ष पद पर चुनाव। कल सुबह 11 बजे वोटिंग। ओम बिरला और के सुरेश के बीच में मुकाबला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत के फैसले पर रोक बरकरार। तिहाड़ में ही रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन खत्म। तबियत बिगड़ने की वजह से लिया गया फैसला। संजय सिंह बोले, अब संसद में उठाऊंगा मुद्दा। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। पटना में ईओयू, एडीजी पटना, एसएसपी के साथ बैठक। लातूर से दूसरा आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। विवाद पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात, लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन। इमरजेंसी के 50 साल पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर कड़े प्रहार की। 25 जून 2024 यानी कि आज आपातकाल की 50वीं बरसी है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को पूरे देश में काले दिवस के तौर पर मना रही है। इसे लेकर उनके पार्टी दफ्तरों के बाहर पोस्टर भी लगा है, जिसमें आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिवस कहा गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस को उनकी पुरानी नीतियां याद दिलाई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन लोगों को भी याद किया है जिन्हें इसका विरोध करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि आपातकाल लगाने वालों को हमारे संविधान के प्रति अपने प्रेम का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ना जाने कितने ही मौके पर आर्टिकल 356 लगाया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने वाला विधेयक पारित किया, संघवाद को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया था, वो उसी पार्टी में आज भी मौजूद है जिसने आपातकाल लगाया था। वो संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को अपने दिखावे के माध्यम से छिपाते हैं, लेकिन भारत की जनता उनकी हरकतों को समझ चुकी है और इसीलिए उन्होंने बार बार जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के कांग्रेस पर तीखे हमले का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को 50 साल पुराना आपातकाल तो याद है, लेकिन अघोषित आपातकाल का पिछला दशक याद नहीं है। आज आपातकाल की 50वीं बरसी है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपनी गलतियों को क्यों नहीं स्वीकार किया है? देखिए, विडंबना है ये। राहुल गांधी शपथ लेते हैं तो संविधान दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव, जिनके पिता इमरजेंसी में जेल चले गए थे, तेजस्वी यादव, जिनकी बहन का नाम मीसा है, मीसा दरअसल उस एक्ट का नाम है जिसके तहत लोगों को जेल में बंद किया जाता था इमरजेंसी में, और आज ये लोग संविधान की कसमें खा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा अच्छा मौका मिला आईना दिखाने के लिए। कांग्रेस पार्टी आफ्टर ऑल ये तो कभी भी संविधान की निरक्षक थी, न रक्षक है, न रक्षक बन सकती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जितनी बार संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाया है, संविधान को बदला है, संविधान का गलत इस्तेमाल किया है, 100 से ज्यादा बार आर्टिकल 356 लगा करके इन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स को खत्म किया, राष्ट्रपति शासन लगाया। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। लेकिन प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट ये है कि राहुल गांधी वो संविधान बचाने के लिए खामखा बिना किसी वजह, बिना किसी रीजन के वो अपने आप को एक योद्धा साबित करने में जुटे हुए हैं। कोई पूछे राहुल गांधी से कि इस बार तो
संविधान लेकर के आपने शपथ ली। पिछली 2 बार जब आप 2019 में, 2014 में, 2009 में, 2004 में जब आपने शपथ ली थी तो संविधान याद नहीं था, तब संविधान खतरे में नहीं था। तो ये ड्रामाबाजी बंद करना चाहिए विपक्ष को। ऑलरेडी ये लोग जो है एक अलग प्लेनेट पे जाकर के राजनीति कर रहे हैं। अगले 2 दिन में इनकी बहुत फजीहत होने वाली है। जी, अब बात करते हैं देश में पहली बार होने जा रहे लोकसभा स्पीकर चुनाव की। पक्ष और विपक्ष में सहमति न बनने से कल लोकसभा स्पीकर पद के लिए सुबह 11 बजे सदन में वोटिंग होगी। 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। स्पीकर पद के लिए दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हालांकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है और किसी तरह का संकट नहीं दिख रहा है। ये बात तो पक्की है कि जीत एनडीए की होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने क्यों नियमों को ताक पर रखकर यह फैसला लिया? देखिए, विपक्षी पार्टियों ने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है। और जो जानकारी आ रही है कि इंडी गठबंधन के कई सारे लीडर्स वो अपना माथा पीट रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को यूनिलैटरली इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप एक ऐसे खेल में जा रहे हो जिसका रिजल्ट सबको पहले से मालूम है कि आप हारोगे। तो वैसा दांव ही क्यों चलना कि जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। और ये हार भी सुनिश्चित नहीं है, इसमें 2 घाटे हो रहे हैं। एक तो आप स्पीकर का चुनाव हारेंगे, और जब आप चुनाव लड़ लेंगे तब फिर किस मुंह से आप प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को आप ये कहेंगे कि हमारा डिप्टी स्पीकर बना दो? फिर उसके बाद तो डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा, और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो फिर वही हाल होगा जो स्पीकर में होगा। मतलब राहुल गांधी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ऐसी रणनीति बनाई कि जिसमें न वो घर के रहे न घाट के रहे। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी बेल पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में उन्हें जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दस्तावेजों और दलीलों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया, इसीलिए लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रोस्टर बेंच की ओर से अन्य दलीलों पर विचार किया जाएगा। मतलब केजरीवाल की बेल कैंसिल हो चुकी है। केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। अब हाईकोर्ट से रद्द हुई केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। हाईकोर्ट से तो राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी क्या? देखिए, कहीं से नहीं मिलने वाला है ये राहत। कारण उसका समझ लीजिए, जब जजमेंट में खुद लिखा हुआ है कि हमने दस्तावेज को नहीं पढ़ा, तो बिना दस्तावेज को पढ़े हुए आपने फैसला दे दिया, ये कहां से कोई जस्टिफाई कर पाएगा? दूसरी चीज जो ईडी की तरफ से कही जा रही है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, हमें सेक्शन 45 के ऊपर वहां पे जिरह करने का मौका नहीं दिया। ये पीएमएलए कानून एक कड़ा कानून है। बेल मिलना उसी केस में हो पाता है, आइदर ईडी कह दे कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, या फिर जो आरोपी है वो अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट के सामने रख दे। आपने कुछ नहीं किया और लोअर बेंच कोर्ट ने आपको बेल दे दिया गया और उसमें लिख भी दिया गया। तो ये देखिए, जो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो रैशनल लॉजिकल फैसला है, और हाई कोर्ट ने बहुत सही बात कही कि ये केस अब रोस्टर बेंच के अंदर ही जाएगा, जो पहले सुनवाई कर रहा था। क्योंकि जिस जज को इस पूरे केस के बारे में पता हो, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, आप एक को बरी करेंगे सारे छूट जाएंगे। सारे छूट जाने का मतलब ये है कि ये घोटाला एक तरीके से दब जाएगा, फिर कोई गुनहगार इसमें सजा नहीं पाएगा। तो क्या कोर्ट का काम यही रह गया है कि आप जो है जो घोटाला है उसके ऊपर कानूनी दांव पेच टेक्निकलिटीज के आधार पे उस घोटाले को हरी झंडी आप दे दें, कोई पकड़ा ना जाए? तो ये तो न्याय नहीं कहलाएगा। इसलिए ये उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत अरविंद केजरीवाल को मिले।
जी, तो केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है। तो वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर अनशन पर बैठी आतिशी के ड्रामे पर भी ब्रेक लग गया। आतिशी ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। बताया जा रहा है कि आतिशी की देर रात अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की सलाह के बाद आतिशी ने अनशन खत्म कर दिया। संजय सिंह ने बताया है कि अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाया जा रहा है। मौसम ठीक हुआ है, बारिश हुई है, 10 MGD पानी बढ़ा है, स्थिति बेहतर होगी। पार्टी विपक्षी दलों के साथ संसद में दिल्ली के पानी का मुद्दा अब उठाएगी। आपने कहा था कि अनशन कुछ दिनों तक चलेगा, फिर बीमारी का ड्रामा किया जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी। हुआ वही हुआ, बारिश आ गई, पानी आ गया, मामला खत्म हो गया। लेकिन सवाल दूसरा है, क्या यह अनशन था? क्या यह अनशन था? क्या इन्होंने तो पिकनिक स्पॉट बना दिया था कि सवेरे ब्रेकफास्ट के टाइम गायब, 11 बजे आप सवेरे सवेरे 1 घंटे के लिए आते थे, फिर उसके बाद लंच के लिए गायब, फिर शाम में वहां पे 4 बजे फिर से इकट्ठा होते थे सारे लोग। मीडिया का कैमरा आता था तो आतिशी मैडम आती थी, और उसके बाद शाम में फिर वहां से सारे लोग गायब अपने अपने घर। तो अब पता नहीं ये अनशन कितना, इसकी सैंक्टिटी मेंटेन की गई नहीं की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इसका अंदाजा कल शाम में ही हो गया था, जब डॉक्टर साहब उन्होंने माइक थामा और कहा कि ये तबीयत खराब हो रही है, वो तबीयत खराब हो रही है। लेकिन पता नहीं, आम आदमी पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया वालों को बताया गया, कोई कह रहा है कि 46 था, 46 हो गया था। शुगर अखबार में कई जगहों पे छपा कि 36 हो गया था, तो 46 था कि 36 था, पता नहीं कि ये दोनों में से कुछ और था। ये कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन कल शाम में ही डॉक्टर ने कीटोन लेवल के बारे में बोलना वो भूल गए, तो वो जैसे ही माइक थाम करके वो नीचे, उनको आतिशी ने बुलाया कि नीचे आओ, वो फिर उसका अपना कान लगाता है, तो आतिशी कहती कि भाई कीटोन लेवल के बारे में भी घोषणा कर दो, तो वो कीटोन लेवल के बारे में भी घोषणा करता है। मैंने ये तमाशा चल रहा है, क्या चल रहा है? तो आप फरेब करेंगी तो यही होगा। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, और इसलिए कोई उनके पानी के लिए, उनकी प्यास को बुझाने के लिए जान देने पे अड़ा था, लेकिन वहां उनके समर्थन में एक व्यक्ति, आम आदमी, एक जनता वहां पे मौजूद नहीं थी। तो ये देखिए, ये लोग राजनीति, पॉलिटिक्स बाय फ्रॉड, इसके ये मास्टर हो गए हैं। अब आप पार्लियामेंट में उठाएं या फिर UN जाकर के उठाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आतिशी, आम आदमी पार्टी और ये जल संकट क्यों है, इसकी सच्चाई जनता जान चुकी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसके लिए सीबीआई के अधिकारी आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU पहुंचे। दोनों की ज्वाइंट मीटिंग भी हुई। इसके साथ ही खबर है कि जांच आगे बढ़ाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में जिला परिषद स्कूल के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और वहीं राजनीति भी जारी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट को हटाकर उसकी जगह फिर से पुरानी पद्धति लागू करने की मांग की है। साथ ही ममता बनर्जी ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की गहन और निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई है। जांच कहां तक आगे बढ़ी? देखिए, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दी, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? वहां इंस्टॉलमेंट में घूस खा खा कर टीचर की बहाली की जा रही थी, तब ममता बनर्जी को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। ये टीचर भर्ती घोटाला जो बंगाल में खुलेआम किया जा रहा था, पार्थो चटर्जी के घर से, उसकी गर्लफ्रेंड के घर से वहां नोटों का पहाड़ मिल रहा था, तब ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया। समस्या ये है कि ये गड़बड़ियां चल रही थी और चल रही हैं। सरकार जागी है, पहले ही जगना था। ये सब कार्रवाई 2014 से ही शुरू होनी थी। ये जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तब सरकार जगी है, तो कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन आज ये कहना जरूरी है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने नया कानून लाने की शुरुआत की है कि जो कोई भी इस तरह के काम में पकड़ा जाएगा उसे उम्र कैद और 1 करोड़ का फाइन, ये बताता है कि किस तरीके से ये सरकार
और खास करके योगी आदित्यनाथ इस बीमारी से निपटना चाहते हैं। ये जो कानून जो आया है 10 साल का, वो 10 साल नहीं होना चाहिए। कम से कम उम्र कैद की सजा हो, आतंकियों के जैसा इन लोगों के साथ बर्ताव हो, तब जाकर के ये प्रॉब्लम खत्म होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।